नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बजट 2021 और 22 में क्या होने जा रहा है, इस पर बात होगी। और मुसलसल बढ़ती महंगाई, आवाम कुछ बजट से मायूस दिखाई दे रही है। उसकी बहुत सारी रीज़न है। अशिया खुरोनोस जब महंगी हो जाती हैं तो आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि आपकी GDP की शरह क्या है और हुकूमत क्या कमा रही है, हुकूमत कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बेरोज़गारी की शरह क्यों बढ़ी और लोग गुर्बत की लकीर से नीचे क्यों आए। जो एदाद-ओ-शुमार स्टेट बैंक खुद दे रहा है उसमें 67 लाख के करीब जो घराने हैं और जो अफराद हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। ये बड़े एक डेंजरस मामलात हैं। उनकी आमदन में कमी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला और चैलेंजिंग सिचुएशन है। रवा माली साल के 10 माह की मुल्की बरामदात 14% बढ़ी हैं और जो हमारी रीजनल बरामदात हैं वो भी 1.8% के करीब बढ़ी हैं। लेकिन हकीकत क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन कितनी होगी, रेवेन्यू कलेक्शन के आदाब सेट किए जा रहे हैं और जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो हैं 5829 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है टैक्स वसूलियों का हदफ। इसके बहुत सारे पैराए होते हैं। जाहिर है कि इसको जब देखा जाता है तो मुख्तलिफ चैप्टर्स के तौर पे देखा जाता है कि इनकम टैक्स की वसूली क्या होगी, ड्यूटीज़ की वसूली क्या होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगी। बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। तिजारती खसारा 134% बढ़ गया है और दूसरी तरफ हम अपनी तिजारत यानी एक्सपोर्ट पर इन्हिसार की बात करते हैं। पाकिस्तान में बिजनेसमैन किस हद तक परेशान है ये भी आज जानेंगे। बिजनेसमैन के लिए बढ़ते मसाइल क्या हैं इस पर भी बात करेंगे। पिछले दिनों मुझे याद है कि जब सियालकोट से हमारे साथ दोस्त मौजूद थे, सियालकोट चैम्बर के भी और दीगर, तो उन्होंने यही कहा था कि केसेस की भरमार होती जा रही है। केसेस की भरमार और मुख्तलिफ हवालों से केसेस की भरमार। किसी एक इंडस्ट्री पर 12-13 इदारों की जानिब से अगर केसेस की भरमार हो जाए तो वो बेचारा केसेस भुगतता ही पूरा हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा किस हद तक बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। एहसन मेहंदी साहब, डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया है। शेख आमिर वहीद साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं, माहिर इक्तिसादियात हैं, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सर मैं ज़रा एहसन साहब से शुरू कर लूँ। बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट जम कर गई है सर। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। 48,000 प्लस सर, बड़ी ज़बरदस्त जंप है स्टॉक मार्केट की। क्या सर कोई है फंडामेंटल्स में भी तब्दीली है या सेंटिमेंटल्स की तब्दीली है? देखिए, आई थिंक कि जो फंडामेंटली मार्केट के अंदर जब डेटा आया 4% ग्रोथ पाकिस्तान 3.9 को क्रॉस किया और ज़ाहिर है फिस्कल ईयर 21 का प्रोविजनल डेटा है, ये आई थिंक कि एंड अप कहाँ होता है ये हमें देखना है। बट आई थिंक कि उसके बाद रन अप मार्केट का शुरू हुआ। नए फाइनेंस मिनिस्टर जब आए तो ज़ाहिर है स्पेकुलेशन अब हो रही है प्री बजट को लेके और 8 ट्रिलियन का आउटले जो है वो मार्केट जो है वो देख रही है आने वाले बजट के अंदर जो जून 11 को इंशाल्लाह अनाउंस होगा। आई बिलीव कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसने लीड किया है। ऑटो सेक्टर का डेटा काफी ज्यादा बेहतर आया मई का अगर हम देखें तो। और फिर इसके अलावा जो फर्टिलाइजर के अंदर 109% जो है वो ग्रोथ देखी गई है। और फिर इसके बाद जो है हम देखें कि सीमेंट सेक्टर की सेल हो या फिर ऑयल सेल हो 14-15% की वो सेल। IPPs का अगर हम देखें तो उसकी रेजोल्यूशन नजर आ रहा है। कुछ पेमेंट जो है 9-90 बिलियन तक जो है गवर्नमेंट आज रिजॉल्व करेगी उसको। और फिर जाहिर है सर्कुलर डेट क्राइसिस जहां पे खत्म होता है वहां पर जाहिर है हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। ये सारी सिचुएशन में नेगेटिविटी ये है कि फॉरेन आउटफ्लोज इस वक्त देखे जा रहे हैं। 1-2 दिन से $4-5 मिलियन निकलते हैं और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि रुपी इंस्टेबिलिटी जो है वो मार्केट के अंदर इस वक्त एटलीस्ट जो है ना वो प्रेशर लेकर आ रही है। बट ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखें पाकिस्तान के तो उसमें एक मैसिव चेंज आया है। कोई मैसिव जो है रेमिटेंसेज हैं 28 बिलियन तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जून क्लोज तक जो है वो रेमिटेंसेज रिकॉर्ड रेमिटेंसेज रिसीव होंगी। रोशन पाकिस्तान में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, $1 बिलियन से ज्यादा रिसीव हो गया। आई थिंक पैसा जब कैपिटल मार्केट की तरफ जाएगा और लोकल इन्वेस्टर की तरफ जाएगा तो जाहिर है वो कैपिटल मार्केट ने फ्लरिश करना है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की भी डेटा जो है काफी इंप्रेसिव आ रहे हैं। तो आई थिंक कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स ग्रो करते हुए और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पाकिस्तान की वो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि काफी जान इस वक्त जो है वो नजर आ रही है हमें पाकिस्तान इकोनॉमी में और कैपिटल मार्केट्स रिफ्लेक्ट कर रही है। नईम साहब और आमिर साहब पहले ज़रा आपसे, फिर नईम साहब से तो मैंने ज़रा शौकत तरीन साहब वाले मामले पर बात करनी है। पहले सर ये बताएं, क्या बजट से उम्मीदें हैं? कहा यह जा रहा है टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स नेट बढ़ा देंगे, टैक्स बेस बढ़ा देंगे, लेकिन नया टैक्स हम लगाने नहीं जा रहे हैं। टैक्स नहीं भी लगता तो 5,829 अरब रुपए की वसूलियाँ रियलिस्टिक है सर?
मेरा ख्याल है 5,800 अरब का टारगेट अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपका 4900 नहीं हुआ, 49 है आपका, मेरा ख्याल 44-45 4500 पे जो है ना ये आपका क्लोज होगा ये साल जून का। मैक्स आप 4600 लगा लें इसको, और उसका आप उसको 20% उसका इंक्रीज़ लगा लें, तो अब ये 51-52 पे जाके या 53 पे जाके ये लग रहा है ये क्लोज हो सकता है। अदरवाइज़ दूसरा जो आपकी एक्सपोर्ट्स वो ठीक है, अच्छा है, बढ़नी शुरू हुई है, बढ़नी भी चाहिए। हमारा मुल्क देखें ना, पिछले 6-7-8 साल से हमारा माइनस साइकिल ही जा रहा था, तो अच्छा ये एक पॉजिटिव साइन है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए। कोविड की वजह से हमें फ़ायदा मिला है इसका कि पाकिस्तान में हमने उस तरीके से लॉकडाउन नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, ये चीज़ें उसकी वजह से हमारी ज़्यादा बेहतरी आई। और दूसरी बात, हमारा जो हमसाया मुल्क में उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हमारी तरफ डाइवर्ट हुआ एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर। भारत के लिए थोड़े से इश्यूज बने, उनके लिए कुछ ग्रोथ रेट गिरे, और उनके लिए कुछ ऐसे सेक्टर्स से जहाँ पर डैमेजिंग पार्ट हुआ, तो वहाँ पे कुछ उनके एरियाज मुकम्मल लॉकडाउन हुए, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ जो है ना एक तरफ बढ़ा। खासतौर पे सर ज़राअत की वजह से मैं कहूँ, और इंडस्ट्री की वजह से, ये दो चीज़ें इंडिया की बहुत ज़्यादा डैमेज हुई। लेकिन सर उसके साथ साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। बांग्लादेश छोटा मुल्क है, उसकी अगर फिगर्स देखें और पाकिस्तान के फिगर्स देखें तो वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहा। से देखें वो उठा रहा है फ़ायदा, उसकी 1% भी वो नहीं बनाता कॉटन आपकी, लेकिन टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे स्टिचिंग और इस तरह उसकी वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान में इस साल उन्होंने वो जो टफ की फैसिलिटी दी थी, बेहतर फैसिलिटी थी, उससे जो 300-400 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ है, उससे हमारी जो नई इनोवेटिव जो है वो इंडस्ट्री लगेगी, उसमें ग्रोथ इस साल इंशाल्लाह उम्मीद है उससे बेहतर आएगी और बेहतर होगी। इसी तरह के इंसेंटिव्स गवर्नमेंट को देने चाहिए, ख़ास तौर पे लोगों को जो इंसेंटिव चाहिए टैक्स की है वो इंस्टेंट जो है वो होने चाहिए, कि जो आपका जो टैक्स रिफंड्स है उनको ऑटो होना चाहिए। इसी तरह आपकी यूटिलिटीज़ आपकी जो है बिजली गैस, इसकी आप जो है ना कम्पिटिटिव होने चाहिए, जैसा कि इंडिया, जैसा कि बांग्लादेश, जैसा कि आपके हमारे रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उस प्राइस पे हमें बिजली और गैस मिलनी चाहिए। इससे और बदतर हमारी जो है ना एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। नहीं साहब, 4% ग्रोथ जीडीपी की, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा अपोजिशन भी इस पे अपोज करती दिखाई दे रही है कि सही नहीं है ये। गवर्नमेंट कह रही है ठीक है, जो एदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं स्टेट बैंक की जानिब से, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से, वजारत ख़जाना की जानिब से, उसको देखते हैं तो कुछ चीज़ें बेहतरी भी बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ डैमेजिंग पार्ट ये है कि खसारे हैं, बजटरी डेफिसिट हमें आगे आके जब बजट होगा तो खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ ट्रेड बजट जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, फिर तीसरी तरफ सर्कुलर डेट है, चौथी तरफ हमारे कर्जे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जीडीपी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 4% और फिर वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि अगले साल तो 5 भी नहीं 6 हो जाएगा। देखिए साहब, वो मैं एक बात यहाँ से शुरू करूँगा, कहते हैं ना कि हाय ज़ूदे पशेमा का पशेमा होना। इस वक्त ये शौकत तरीन साहब ना कोई नए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए, जहाँ वो पीपल्स पार्टी और इनकी 6 महीने पहले की आप अगर सुने तो वो यही कह रहे थे कि ये डॉलर को जो है ना रुपये को डाउन कर दिया तो इससे जो है मार्कअप ज़्यादा कर दिया तो इकॉनमी तबाह होगी। आज वो कह रहे हैं, कहा कि शरह सूद IMF ने इतनी ज़्यादा रखी है जो पाकिस्तान के साथ आज वो कह रहे हैं कि इसहाक डार ने जो काम किया उससे इकॉनमी को 20 बिलियन का लॉस हुआ, जबकि वो खुद भी इसके प्रो थे कि रुपये को इतना डाउन नहीं करना चाहिए कि या तो आपके पास इतना सरप्लस स्टॉक मौजूद हो और एक्सपोर्टेबल मौजूद हो तो आप अपनी रुपये की करेंसी को नीचे कर सकते हैं। बात यह है कि ये जो हमारी जितनी भी इस वक्त जब बजट का टाइम आ रहा होता है ना, तो ऐसे लगता है कोई फिल्म शुरू नहीं सही बात है, ठीक है ना। सारे एक्टर अपने आप के वो जो क्या उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को पॉलिश कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आता हूँ एक ब्रेक से, आप यहीं से अपनी बात भी शुरू कीजिएगा। एहसन मेहनती साहब और आमिर वहीद भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ज़रा इन तीनों हज़रात से अब बजट पे टोटल बात करूंगा आम आदमी के लिए। वापस आते हैं ब्रेक से।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बजट के हवाले से, और जो जीडीपी ग्रोथ की शरह गवर्नमेंट ने बताई है और जो आने वाली एक्सपेक्टेड जीडीपी शरह है उस पर बात हो रही थी। जीडीपी शरह के लिए बहुत सारी जगह से इंजेक्शन होते हैं जिसे हम फ्यूल का काम करना कहते हैं इकोनॉमी में। वो कहाँ से हैं, कहाँ से बेहतरी आई और क्या हकीकी माने में जिसका वाकई में जिक्र कर रही है गवर्नमेंट। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ की वजह से जीडीपी में बेहतरी आई है। जीडीपी के अदाद शुमार से आम आदमी को यकीनी तौर पर कुछ लेना देना नहीं। नईम साहब कुछ आप फरमा रहे थे, वो जरा बात पूरी करें, फिर मैं एहसन साहब से ये कह रहा था कि इस वक्त बजट जैसे नज़दीक आए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो अपने शेडो बजट्स लेके आ गई हैं। हुकूमत अपने बजट की तैयारी करी। हुकूमत है तो ये इस वक्त ये पॉलिसी रखे कि हम अभी भी बजट से पहले भी किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ताकि बजट आ जाए, बजट के बाद फिर जो भी बोझ सार्फिन पे डालना है, लोगों पे डालना है, फिर उसको उस वक्त देखेंगे। अपोजिशन इस वक्त ये बातें कर रही है कि जी हमारे दौर में जो है वो जीडीपी ग्रोथ ये थी, अब जीडीपी ग्रोथ ये हो गई है। अब उस वक्त 9.1% जो है वो आपका खसारा था, इस वक्त जो शुरू में खसारा इतना था, अब जो खसारा है ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके कि ये सब लोग आम शख्स को बताएं कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। मतलब आप देखें कि 293 बिलियन आपकी जीडीपी है, तो 22-23 करोड़ वहाँ पे जब वो डिवाइड करेंगे इस वक्त तो 1300 रुपये पर कैपिटा आपकी इनकम आ जाती है, जबकि आज से कुछ साल पहले आपकी पर कैपिटा इनकम जो $1600-1700 में भी चली गई थी। आज बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $2700 है। तो आप उस मुल्क को जो आपसे 57% जो है वो पीछे था, 57% उनकी जीडीपी आपसे ही वो मुल्क आपसे पीछे था, आज वो 43% आपसे आगे। सर उनका रुपया 2013 में आपसे नीचे था। मैं कहता हूँ 1998 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $6 बिलियन थी और पाकिस्तान की कुछ $7.5 बिलियन थी। और आज 2013 में बांग्लादेश 25 बिलियन पे था, हम 25 बिलियन पे थे। आज आप देखें कि वो हम 25 पे के आगे पीछे घूम रहे हैं और बांग्लादेश जो है वो 50 बिलियन को टच कर रहा है। मैं कहता हूँ कि आपके जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो बजाय इसके कि ये बैठ के ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बजाय बैठ के ये करें कि हमारे दौर में क्या था, आपके दौर में क्या है और हमने ग्रोथ कहाँ नहीं की, आप इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर क्यों नहीं करते। आप शौकत तरीन साहब कह रही हैं कि मैंने तमाम इकोनॉमिस्ट को बुलाया जिसमें डॉक्टर इशरत हुसैन वगैरह से बात की और उनसे कहा कि हमें बताएं कि पिछले इतने सालों से हमारी ग्रोथ नहीं हो सकी तो कैसे होगी। मैं कहता हूँ आप तो 2008 में खुद तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आप बताएं कि 2008 से लेके अब तक क्यों नहीं हुई। और आज जो आप कह रहे हैं कि हम इसको 6000 बिलियन पे ले जाएंगे, हम इसको फिर 7000 पे ले जाएंगे, हमारी जीडीपी इस वक्त 3.98 है, 4% अगले साल 5 होगी, फिर 6 होगी। तो मेरा मतलब है आपने आते सारी एक किस्म की जिसके ना फॉर्मल गवर्नमेंट की ज़बान जो है ना बोलना शुरू कर दी कि जिसमें आप फिगर को बता रहे हैं कि ये फिगर ऐसे होगी, ये फिगर ऐसे होगी, जबकि आपका पिछले 12-13 साल का एक्सपीरियंस है और 2008 में जो सिचुएशन थी और उसको आप मॉनिटर करते हुए बीइंग अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आपको आज आके ये बताना चाहिए कि आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है या आम आदमी की जो हालत है उसको हम कैसे बेहतर करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए क्या करेंगे, टैक्सेशन आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे और रेवेन्यू कैसे हो सकता है, इसी पे बात और कर रहा हूं। रेवेन्यू कैसे आप कह सकते हैं कि हम टैक्स भी नहीं लेंगे रेवेन्यू भी लेंगे। अच्छा अब सर अभी भी रेवेन्यू 41 खरब आप देखें कि एफबीआर में टैक्स ब्रॉडनिंग यूनिट था, डायरेक्टरेट ऑफ टैक्स ब्रॉडनिंग, अब उसका डायरेक्टर जनरल था। आप उसकी काउंटेबिलिटी करें कि पिछले 15 साल, पिछले 5-6-7 साल में कितने नए टैक्स पेयर रहे हैं। आज आप कहते हैं एट द फेस ऑफ इट, मैं चूँकि टैक्स कमेटी का कन्वीनर भी हूँ अपने चैम्बर का, तो मुझे पता है रोज़ लोग मेरे पास आते हैं, हमें ये नोटिस आ गया है, हमें ये। आप मुझे बताएं कि जिस बंदे को 90,000 रुपये का अगर एक नोटिस आया है या 2 लाख रुपये नोटिस आया तो वो वकील के बाद तो जा नहीं सकता, जाहिर है, क्योंकि वकील ने उससे मांग लेना 1 लाख रुपया। तो वो अच्छा फिर उसके बाद अगली अपील के पिछले के बाद कहाँ जाएगा। अच्छा दूसरा ये है कि जो इनको करना ये चाहिए कि मेजर रिफॉर्म करनी चाहिए। सर मैं इस पे आता हूँ, मैं ज़रा एक ऐसा फिर ये जो मेजर रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये हम अपनी रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के जब आदाब सेट कर रहे होते हैं ना, तो हम अगर रिफॉर्म जहन में ना रख, मैं समझता हूँ मे बी नाक़िस हो मेरी राय, रिफॉर्म्स अगर जहन में नहीं रखते तो यकीनी तौर पर जो टैक्स देने वाला है हम उसको प्रेशराइज कर रहे होते हैं, उसको दबा रहे होते हैं। जो पहले से टैक्स दे रहा है बेचारा वो पूरे मुल्क का भर के टैक्स दे रहा होता है, तो हम उसको दबा रहे होते हैं। एहसन साहब सर
5,829 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने हैं टैक्स वसूलियों की मद में। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकम टैक्स है, दीगर है, ड्यूटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और सर जो 11 माह का अरसा है गुज़िश्ता, उसमें 41 खरब से ऊपर का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तिजारती खसारा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और GDP ग्रोथ जो 4% अचानक से नेगेटिव से उठी है और 0.4 नेगेटिव थी तो अब 4% के आसपास पॉजिटिव हो गई है। तो सर ज़रा इस पर थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, बिल्कुल यू आर राइट कि ये 5,820 का नए साल के अंदर जो है टारगेट दिया गया है। आई थिंक कि ये एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कंसिस्टेंसी है कि ये 5.5% जो है ग्रोथ या नेक्स्ट जो टारगेट हम देख रहे हैं, आई होप कि ये जो ग्रोथ टारगेट है वो 4.8 से शिफ्ट होके 5% से ऊपर होगा। और नेक्स्ट ईयर काफी ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा। इस वक्त कोविड की वजह से काफी ज्यादा जो है वो बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आ चुका है। जिस तरह से हम कर रहे थे, कुछ लेदर एक्सपोर्ट्स हैं, उस पर इम्पैक्ट आया है नेगेटिव। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो इस वक्त फुल लॉकडाउन के अंदर इस वक्त भी मौजूद है, जहां पर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर करेंगी। तो आई थिंक कि ये इसके अंदर काफी ज्यादा पॉलिसी का भी रोल होगा कि यूएस जिस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है हमारी कॉम्पिटिटिव इंडिया को या फिर दूसरी इकोनॉमीज को, अफ्रीकन इकोनॉमीज को, इस तरह पाकिस्तान को भी फैसिलिटेट करे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट वगैरह को अलाउ करे, तो आई थिंक एक्सपोर्ट टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। और फिर जाहिर है इसके अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके अंदर हदफ जो है 1.4 ट्रिलियन का दिया हुआ है कि वहां पर भी हमें काफी ज्यादा जो है IMF से नेगोशिएट करने की जरूरत है कि जहां पर। एहसन साहब, सर एक चीज इसमें ऐड करें, 3 चीजों का जिक्र आपने खुद भी किया, फर्टिलाइजर का किया, सीमेंट का किया, ऑटो सेक्टर का किया। सर इन तीनों प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तीनों प्रोडक्ट्स के रेट्स 18% से 58% के दरमियान प्राइसेस बढ़े हैं। दूसरी तरफ हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन क्या हमारी चाइना के साथ ट्रेड उतनी है जितनी चाइना हमसे लेता है या हम चाइना से लेते हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, बिल्कुल मैसिव ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम देखें ट्रेड डेफिसिट नंबर्स भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर बैठे हैं। और आई थिंक कि इंडिया चाइना से तो जो है 15 बिलियन डॉलर तक जो है वो इंपोर्ट है पाकिस्तान की, और एक्सपोर्ट 2-3 बिलियन डॉलर है। तो आई थिंक इसमें 13 बिलियन डॉलर का गैप है, जिसको हमने देखना पड़ेगा कि हमें फैसिलिटेशन इस तरह की मिले कि हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़ सकें। बट आई थिंक कि जो इस वक्त हदफ इंडिकेट हो रहे हैं और प्री बजट जो अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट के अंदर भी नजर आ रही है, वो इसी हद तक नजर आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल डेफिसिट को 5.6% पर लेकर जाने लगी है। और 900 बिलियन अगर PSDP की जो कमिटमेंट गवर्नमेंट की है अगर वो करती है, इसके अलावा प्रोविंशियल स्पेंडिंग करती है, इसके अलावा डिफेंस स्पेंडिंग करती है, तो काफी कम जो है वो गुंजाइश जो है वो गवर्नमेंट के पास रह जाती है तो फिस्कल डेफिसिट को फंड कर सके। आई थिंक कि ऐसे एनवायरनमेंट में इन्फ्लेशनरी भी जो इन्वायरमेंट हमें नजर आ रहा है, जो लास्ट इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं 10% तक इन्फ्लेशन को, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उस सूरत के अंदर हम देखते हैं कि कलेक्शन और डिफिकल्ट होगी बिकॉज इकोनॉमी श्रिंक करेगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का टारगेट है 5% ग्रोथ रेट का, जो जाहिर है हम लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपेयर करें तो वो हमें नजर आ गई कि 4.8 को अचीव की, बट यहाँ 4.8 से इसको 5% पे लेकर जाना बहुत बड़ा जो है इस वक्त जो है वो चैलेंज नजर आ रहा है ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना है। IMF एक स्ट्रॉन्ग वॉचर है, हमारी तरफ उसकी कंडीशंस मौजूद हैं और जाहिर है उसमें इन्फ्लेशन को जो है कंटेन करने की भी शर्तें हैं। रूपी डेप्रिसिएशन अपेरेंटली हम देख रहे हैं जो कि आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन और बढ़ाएगी। तो आई थिंक कि ये सिचुएशन इस वक्त काफी ज्यादा अनसर्टेन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज इंडिकेट ऐसी आनी चाहिए जो कि जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो और फिर इसके अलावा जो है वो हमारे। सर मैं एक ब्रेक पर जाता हूं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज और ट्रेड पॉलिसी का होना, ट्रेड पॉलिसी नहीं है सर, ट्रेड पॉलिसी पहले उस पर जरा डिस्कस कर। वापस आता हूं ब्रेक से, तो शेख आमिर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा जानने की कोशिश करता हूं जो आपका अपना भी सवाल है। सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑयल की कीमतें हर महीने जब ऑयल खरीदने जाएं तो 10 लीटर ऑयल के जो पैक होता है उसकी कीमत पिछले महीने वाले ऑयल से बहुत ज़्यादा क्यों हो जाती है? उसकी क्या रीज़न है? क्या बिजली, गैस और ये तमाम फ्यूलिंग का मामला महंगा है या फिर जो खाम माल आता है उसमें भी कोई तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके प्राइसेस में? वजह क्या है ये भी जानते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था ज़रा शेख आमिर वहीद यहाँ पर मौजूद हैं, साबिक सदर ICCI, लेकिन उसके साथ साथ ऑयल बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, तो हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों का सवाल था। आमिर भाई, क्या वजह है ऑयल की कीमत हम देखते हैं 10 लीटर या 5 लीटर पर हर मंथ चेंज क्यों होती है? असल में ऑयल की जो इंटरनेशनल हम सबसे पहले तो इसका मैं आपको बेस बता दूं कि हम तकरीबन 95% जो एडिबल ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 4-5% हमारी लोकल प्रोडक्शन होती है, मीन्स के लोकल ग्रो होता है। बाकी 95% हम ऑयल और ऑयल सीड जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो पिछले 1 साल से जो है ना इसकी मार्केट जो है ट्रेंड अपवर्ड है। इंटरनेशनल मार्केट जो $500 थी वो आज $1200 है। तो वो देख लें $700 की इस पर जंप हुई है। तो हर महीने मंथली बेसिस पे, हर 15 दिन बेसिस पे जो प्राइसेस इस वजह से बढ़ती जा रही हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा, अगर आप इसकी ड्यूटीज़ कम कर दें, इस पर सेल्स टैक्स है, इस पर ड्यूटीज़ है, तकरीबन 40% के करीब इस पर ड्यूटी एंड टैक्सेस हैं। तो अगर आप उनको रिड्यूस कर दें तो मेरा ख्याल है कि आपकी प्राइस जो है वो आप थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो जाएंगे और जो है प्राइस नीचे भी। ये बताइए, इंडस्ट्री को डायरेक्ट टैक्स तो जितना मुतासिर करता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ख़ासतौर पे मैं बिजली की बात करूँ जी, वो भी सब लग के आता है। नहीं देखिए जी, कंज्यूमर को तो इनडायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे जो FBR के या दूसरे जो इदारे हैं उनके लिए बड़ा ईजी होता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जैसे आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दें, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दें, या इसी तरह कोई ड्यूटीज़ जो है उनको बढ़ा दें, या इस तरह चीज़ें वो जो फैक्टर्स होते हैं, या आप विदहोल्डिंग टैक्स जो है बढ़ा दें या कुछ कम कर दें, सबसे बड़े जो फैक्टर्स होते हैं इनसे वो उनका रेवेन्यू जल्दी उसकी ग्रोथ हो जाती है। एहसन साहब, सर ये एक सवाल आपसे कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है रेशो पाकिस्तान में? क्या इसको कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, और आई थिंक कि जो आम आदमी है उस पर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो उसका जो शॉर्टफॉल है आई थिंक कि वो पड़ रहा है। और आई थिंक कि इन टाइम जो इंटरनेशनली जो हम देखते हैं कि 60-70% डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आता है और यहाँ पे अदर वे राउंड है। तो आई थिंक कि ये जो रिग्रेसिव रिजीम इस वक्त हम देख रहे हैं, और आई थिंक कि देखते हैं कि जो आम आदमी उस पर टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, और ज़्यादा सब्सिडीज हम देखते हैं कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर लेकर जा रहा है। और आई थिंक कि इस बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने तो मुल्तक जो है इस बार जो है वो तकरीबन 3000 अरब तक जो है वो ये जो सब्सिडी की जो मद है वो काफी ज्यादा जो है वो 530 अरब पे रखी हुई है। तो आई थिंक कि ये जो बेनिफिट है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे जाएगा, और 30 अरब लिए जाएंगे रिग्रेसिवली जो है वो एक आम तबके से लिए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में आई थिंक कि पॉलिसीज होनी चाहिए कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वहां पर जो है ये सब्सिडी का नुज़ूल होना चाहिए, ना कि ये कि बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये चाहिए। और जाहिर है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हम समझते हैं, लेकिन जाहिर है उनको अपना हिस्सा लेना है। बिल्कुल सही। एहसन साहब, ये जो आपने कहा है ना, मैं इस पे एक शॉर्ट सा कमेंट सर आपका। बिल्कुल सही बात। ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए बहुत मसाइल है। हाँ, उन ज़्यादा मसला ही उनके लिए है, और वो जो है कि वो मुल्क की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने में आपका SME सेक्टर का जो ना बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात ये कि अभी जो बजट में एक प्रपोजल ये है कि थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। ये हुकूमत पहले भी ये तजर्बा कर चुकी है, क्योंकि जब वो नाकाम भी हो चुका है। पता थर्ड पार्टी ऑडिट आप या FCA फर्म से करेंगे या लॉयर फर्म से करेंगे, तो उनके पास कौन सी जुडिशियल पावर हैं कि जो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है? डिपार्टमेंट के पास तो जुडिशियल पावर है, इसलिए वो ये सारा काम करते हैं। तो इसमें लीगल अथॉरिटी को ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे बाय एंड लार्ज सबके लिए फायदा हो। और मैं समझता हूँ अब्दुल्ला यूसुफ साहब वाला जो मॉडल है, फिर हम माजी में चले जाते हैं, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो लोगों को। सर बहुत शुक्रिया नईम सिद्दीकी साहब, एहसन मेहंदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शेख आमिर भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।